बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क आज के नए सेशन में आपको वेलकम करते हैं। कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आप इसमें एनरोल हो सकते हैं ऑनलाइन www.sdgsan.com वेबसाइट को विजिट करके। और आज का हमारा टॉपिक होगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इसके क्या असरात हैं कि मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, ये कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं और इनको मिक्स कैसे दोनों को इंटीग्रेट करके कैसे फायदा उठाया जा सकता है। सो पहले एक जो बड़ा सा कंसेप्ट है जो आपके जहन में होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और इसके नेगेटिव असरात भी हैं। इंसानी कारकर्दगी भी उसमें शामिल है, यानी उसकी एक्टिविटीज हैं, नेचुरल फिनोमेनाज भी उसमें शामिल हैं जो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज करते हैं और उसके नेगेटिव असरात हर चीज पर हो रहे हैं। इन्वायरमेंट पे हो रहे हैं, इकोसिस्टम पे हो रहे हैं, इंसानी जिंदगी सेहत पर हो रहे हैं, हर तरह से हो रहे हैं। सो ये तो एक बात है जो हमने अब तक कवर की है, चीजें ऑब्जर्व भी करते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन हम इसको मिटिगेट भी कर सकते हैं। यानी मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को, अगर फर्ज किया मैंने यहाँ पे लाइनें लगा दी हैं, तो इन लाइनों को अगर आप रिड्यूस कर देंगे या इनको इरेज कर देंगे तो हम इसको कहते हैं मिटिगेशन। अच्छा, इसके बावजूद दूसरा ऑप्शन होता है अडेप्टेशन, कि मैं कुछ राइट अप करना चाहता हूं लेकिन ये लाइनें मौजूद है, तो मैं कैसे इस तरह से लिखूं, ये यानी कि ये मैंने तहरीर को लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लाइनों वाली जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लाइनों वाली जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे भी लिखता जाता हूँ। तो अब क्या है कि ये चीज अपनी जगह पे रही है, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ मैंने एडजस्ट किया है, अडेप्ट किया है। सो इसी तरह से हम इन्वायरमेंट के साथ इस क्लाइमेट जो चेंज है उसको कम कैसे कर सकते हैं, कौन सी हमारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज और इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। फिर अगले चल के हम देखेंगे कैसे हम इसी इन्वायरमेंट के अंदर रहना सीख लें, हमारी कुछ फैसिलिटीज ऐसी हों, हमारा इकोसिस्टम भी सरवाइव कर जाए, हम किस तरह से चीजों को इस तरह से लेके चलें कि उनके ऊपर नेगेटिव असरात कम आए। जैसे हीट वेव हो तो हीट वेव में कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए कि हीट होने के बावजूद किसी को डिजीज ना लगे और लोगों की डेथ ना हो। सो इसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। बाद का हम दोनों मिटिगेशन और अडेप्टेशन इन दोनों को भी मर्ज कर लेते हैं और दोनों स्ट्रेटजीज एट ए टाइम भी चला सकते हैं। सो एक वक्त में एक पर भी फोकस किया जा सकता है मिटिगेशन, और दूसरे में अडेप्टेशन के ऊपर, और तीसरी स्टेज पे मिटिगेशन और अडेप्टेशन एट अ टाइम सिंगल स्टेज पे हम किसी भी जगह पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज अल्टीमेटली हमने क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो निमटना है, उसके अंदर रहते हुए इसको बेहतर भी करना है और सर्वाइव भी करना है। ये है हमारा आज के इस टॉपिक का मकसद और इसका ऑब्जेक्टिव। ये चीजें हम सीखेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। और मैं ईच एंड एवरीथिंग पढ़ता इसलिए हूं ताकि आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग को मिल जाती हैं और उसके अंदर लिंक एक क्रिएट हो जाता है, और इसके साथ साथ बाद का रीडिंग से कुछ ऐसी चीजें भी जो डिस्कस करते हुए नहीं हम बातें करते तो वो भी आ जाती है, और साथ में कभी आपको इसके बारे में थोड़ा बोलना पड़े तो वो आपके कोई ना कोई जो है ये कहते हैं कि एक लिंक बन जाता है, लॉजिकल लिंक। सो एक लॉजिक डेवलप करने के लिए हम इसको रीड आउट भी कर लेते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है लेकिन बावजूद इसके फायदा ज्यादा होता है। सो मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी से मुराद क्या है मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन अब इसको हम रीड भी कर लेते हैं। द ग्लोबल चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज नेसेसिएट अ टू प्रोंग्ड अप्रोच। कौन कौन सी? मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, दो पहलू इसके होंगे। मिटिगेशन एम्स टू एड्रेस रूट काजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज। मिटिगेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करते हैं। वाइल एडेप्टेशन फोकसेस ऑन एडजस्टिंग टू इट्स इम्पैक्ट्स, कि हमने उसमें एडजस्ट करना है इसके असरात के साथ, टू मिनिमाइज डैमेज एंड इंप्रूव्ड रेजिलियंस, कि हमारे अंदर रहने की ताकत हो, इस्तिताअत हो, वो भी बढ़ जाए और उसके डैमेज कम से कम हो। ये एडेप्टेशन है। बोथ स्ट्रेटजीज आर वाइटल टू क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर। सो ये दोनों स्ट्रेटजीज कौन कौन सी, मिटिगेशन और एडेप्टेशन की, ये दोनों जरूरी हैं ताकि हम फ्यूचर सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर के साथ चल सकें।
सो पहले मिटिगेशन की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? सबसे पहले तो रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इसमें क्या कुछ होगा? ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी साफ एनर्जी की तरफ मूव कर जाएं। फोसिल फ्यूल से पैदा की जाने वाली कोयला से पैदा करने वाली जो एनर्जी है उसके ऊपर इन्हिसार हम कम कर दें। रिप्लेसिंग फोसिल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, वाइंड, हाइड्रो पावर। और इससे क्या होगा? CO2 एमिशन रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम सोलर, वाइंड और हाइड्रो पावर, इससे जो भी एनर्जी पैदा होती है उसमें CO2 का इस्तेमाल खराज नहीं होता। जब फोसिल फ्यूल से करते हैं तो CO2 का एमिशन होता है जो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में चली जाती है। दूसरा है हम अपनी जो इस्तेमाल की चीजें उसके अंदर एनर्जी की एफिशिएंसी लेके आए। उसके सिंपल सी एक एग्जांपल है कि अगर आप 1 लीटर के साथ, पहले आपकी गाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर करती, तो 1 लीटर के साथ 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर करने वाली गाड़ी क्यों नहीं आती? सो इसकी भी मिकदार अल्टीमेटली फोसिल फ्यूल की यूज भी जो है वो कम हो जाएगा। सो इसको हम कहेंगे एनर्जी एफिशिएंसी, कि आप कम एनर्जी के साथ कम फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा उसके जो है वो फायदा उठाएं। इंप्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, हाउस होल्ड, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग LED लाइट्स एंड फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल। इसके साथ साथ कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ये जो कार्बन मौजूद है या जो इंडस्ट्रीज कैप्चर एमिशन करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ऐसे हमारे पास उसको स्टोर करने के लिए उसको जेर जमीन कुछ ना कुछ उसको कैप्चर करके हम बंद कर लें, और इस तरह से भी इसका एक निजाम चल सकता है कि अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में आपकी मदद आती है, या आप ये कह सकते हैं कि मिटिगेशन का एक ये भी टूल है। कैप्चरिंग CO2 emissions from industrial processes and storing them underground to prevent their release into the atmosphere। इसके साथ दूसरी स्ट्रेटेजी है रिफॉरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन, नए जंगलात लगाना, और जो पहले से जंगलात हैं उनको, जो दरख्त खत्म हो रहे हैं उनको मजीद बेहतर करना। सो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है? अपने जंगलात को महफूज करें। प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट टू मेंटेन देयर रोल एज कार्बन सिंक, क्योंकि जंगलात जो है कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं, कार्बन का लेवल डाउन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं, प्लांटिंग ट्रीज ऑन प्रीवियसली नॉन फॉरेस्टेड लैंड, जैसे जो पहले जगह थी जहां पर कभी जंगल नहीं था वहां पर फॉरेस्ट लगे, यानी नए नए जंगलात, एफोरेस्टेशन। इनहेंस CO2 अब्जॉर्प्शन, इससे क्या होगा? CO2 की अब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर 3 पे है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, कि जहां पे जो फसलें आप उगाते हैं और लैंड का यूज करते हैं उसको भी सस्टेनेबली करें। उसमें फर्दर 2 पहलू आ जाते हैं। रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन, यानी कि चावल वगैरह की फसल है, लाइव स्टॉक वगैरह, उनके जो एक बचा खुचा जो मटेरियल होता है उससे जो मीथेन की खराज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इंप्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस सच एज इंप्रूव लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड राइस कल्टीवेशन टेक्निक्स टू लोअर मीथेन आउटपुट। इसके साथ है अगला सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रल, कि जो जमीन है वो जो कार्बन है उसको स्क्वीज करे या उसको कम करने में मदद करे। अडॉप्टिंग नो टिल फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन टू इनहेंस कार्बन स्टोरेज इन सॉइल। सो इससे ये है कि आप फसलों को जलाएं मत, आप फसलों की जो पहले से मौजूद होती है उनका इस तरह से कटाव करें कि अल्टीमेटली वो दोबारा जमीन में डिकम्पोज होकर खाद का काम करे। और इसके अलावा कई ऐसी जो मतलब आप उनको आग तो बिल्कुल भी ना लगाएं। दूसरे नंबर पे है एक फसल जब आप एक जमीन के ऊपर उगा रहे हैं तो उसके बाद चेंज करें, और उसका जो आपको उसकी मेन चीज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, चावल हो तो चावल और गन्नम हो तो उसका सिट्टा, तो उनका इस्तेमाल कर लें। बाकी को काट कर उसी जमीन का हिस्सा अगर बना देते हैं तो जमीन को मजीद खादों वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो ये भी एक मेथड है। इसके अलावा जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको सही बेहतर तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें, जो अल्टीमेटली मीथेन गैस के अखराज की वजह न बने। मीथेन कैप्चर फ्रॉम लैंडफिल्स यूटिलाइजिंग मीथेन इमिटेड फ्रॉम वेस्ट डिकम्पोजिशन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसको वेस्ट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बेहतर हो जाएगा। रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, यानी कि आप उसको रिसाइकल करें और उसको जो है वो उससे फायदा उठाएं। रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन टू लोअर एमिशन, जहां पे वेस्ट पैदा हो रहा है उसकी मिकदार को कम करें। फ्रॉम वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, मुख्तलिफ उसके प्रोसेस करते हैं।
प्रोसेस दर प्रोसेस होगा तो अल्टीमेटली आपके पास जो उससे एक तो यूटिलाइजेशन हो जाएगी, दूसरी जरूरियात पूरी होंगी, और तीसरे नंबर पे वेस्ट की क्वांटिटी कम होती जाएगी। नंबर 5 पे कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसमें जो डिसीजंस किए गए हैं उनके ऊपर पहरा देने की जरूरत है, उनके ऊपर अमल करने की जरूरत है, ताकि हम भी वो गोल अचीव करने में जो है वो अपना एक हिस्सा डाल सकें। द पेरिस एग्रीमेंट, अ ग्लोबल कमिटमेंट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 सेंटीग्रेड। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 सेल्सियस से नीचे इसका टेम्परेचर हमने करना है, ये पेरिस एग्रीमेंट का था, विद एफर्ट्स टू स्टे बिलो 1.5 सेल्सियस। अच्छा जी, एक तो हमने इसको 2 लोअर करना है और 1.5 सेल्सियस से नीचे रहना है। अच्छा, कार्बन प्राइसिंग है, इसके अलावा इंप्लीमेंटिंग कार्बन टैक्सेस और क्रॉप और कैप एंड ट्रेड सिस्टम्स टू इनकरेज इंडस्ट्रीज टू लोअर एमिशन। इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रही है उसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाए, और वही टैक्स की अमाउंट अगर फर्दर प्लांटेशन के लिए, ट्रीज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, ये तो थी स्ट्रेटजीज मिटिगेशन के लिए। अब अडेप्टेशन के क्या क्या तरीकेकार हो सकते हैं। अडेप्टेशन स्ट्रेटजी से मुराद क्या है कि उसके मुताबिक जैसे चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक अपनी इस्तात, अपनी जो कैपेसिटी है उसको इनहेंस कर लेना और रहने के काबिल हो जाना, ताकि डिजीजेस भी ना लगे और अल्टीमेटली जानी नुकसान भी ना हो। अडेप्टेशन इन्वॉल्व एडजस्टिंग प्रैक्टिसेस, सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप with the impacts of climate change, ensuring that societies and ecosystems can function despite changing conditions. सो इसमें क्या है, सबसे पहले तो अडेप्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस होनी चाहिए। बिल्डिंग ऐसी हों जहां पे आप रहते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं फूड का डिफेंस कैसे कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिंग लेवीज, सी वॉक्स एंड flood barriers to protect against rising sea levels and storm surges। सबसे पहले तो ये कि जो कई सारा समंदर है वो पानी का लेवल बढ़ने की वजह से एरिया जो कवर कर रहा है, तो उसके ऊपर बड़ी दीवार होनी चाहिए ताकि पानी के लेवल थोड़ा बहुत बढ़ने की वजह से आबादी को माइग्रेट वहां से ना करना पड़े, और अल्टीमेटली अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको फूड शेल्टर है, ये फ्लड डिफेंसेस है। सो इससे क्या होगा कि जो समंदर का पानी है वो बहकर एक फ्लड की शक्ल में नहीं आएगा। सो ये है फ्लड डिफेंसेस, कंस्ट्रक्टिंग लेवीज, सी वॉल्स एंड फ्लड बैरियर्स। सो फ्लड बैरियर्स वगैरह आप बनाएं जिन इलाकों में ज्यादा सैलाब आते हैं वो भी, और साथ में सी लेवल के साथ भी आप दीवारों का एक जो काम है ये भी एक आइडिया है। साथ में कई सारे जो दरियाओं से बहता हुआ पानी, जब दरियाओं में ज्यादा पानी होता है तो खास उसकी जगह होती है जहां से वो पानी निकल कर आबादियों को तबाह करता है, तो उन आबादियों को प्रोटेक्ट करने के लिए वाल और लेवल जो है उसका बढ़ाना चाहिए, और जो नई आबादियां हैं उनकी जो एक लेवल है इतना बढ़ा दें कि अल्टीमेटली वहां पे पानी ना पहुंच सके। सो ये करने वाले काम है। इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलियंट बिल्डिंग्स हैं, जो ऐसी बिल्डिंग्स बनाए जो क्लाइमेट की जो राइजिंग एक टेम्परेचर है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जैसा कि जो तूफान आते हैं, इसके अलावा जलजले आते हैं, तो वो सरिये के साथ ज्यादा इस्तेमाल करके अगर बिल्डिंग मजबूत बनाई जाए तो वो भी आ सकती है, मजबूती आ सकती है। इसके अलावा ऐसी स्पेसेस बनाए जहां पर ग्रीनरी हो। सो ये है क्लाइमेट रेजिलियंट बिल्डिंग, कि आपकी जरूरियात भी पूरी हो, आपकी जो इंसान सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसके इस्तेमाल के लिए पौधे मौजूद हो, और पौधे जो पैदा कर रहे हैं ऑक्सीजन, उसकी जो इंसानी इस्तेमाल के लिए वो हवा में उनकी सफिशिएंट मिकदार मौजूद हो। सो ये इस तरह से बिल्डिंग्स लेके चलें जो बेसिकली वो सस्टेनेबल हो। डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स टू withstand extreme weather conditions such as hurricanes and heat waves। इसके साथ है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमारा पानी है उसको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। उसमें क्या कुछ हो सकता है, सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जब बारिश होती है तो पानी बह जाता है, नालों में चला जाता है, ज़ाया हो जाता है, उसको आप हार्वेस्ट करें, उसको किसी इस तरह डायरेक्शन में ले जाए कि वो जमीन का जो पानी का लेवल डाउन हो रहा है उसको बेहतर करने में हेल्प करे। कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर टू एंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ड्राफ्ट। दूसरे नंबर पे आपका तरीकेकार जो वाटर मैनेजमेंट के हवाले से हो सकता है एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, कि हम फसलों को जब पानी लगाते हैं, अगर आपने दई इलाकों से बिलोंग करते हैं या दई इलाकों में कभी आपने विजिट किया हो, तो एक जगह से उसको रास्ता दिया जाता है, मतलब उसकी जो ड्रेनेज होती है, नाला होता है या खाला होता है, उसको कोई भी आप नाम देते हैं, तो उसमें पानी जब ड्रेनेज होके आता है, एक तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसी नाले और खाले में कई
तरह का वो जो जड़ी बूटियां होती है वो पानी का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके लिए पक्के नाले होने चाहिए, पानी जो है वो ढंपा होना चाहिए, मतलब उसका अंडर कवर ट्रैवल करे। दूसरे नंबर पे जब फसल में लेके जाए तो उसकी जो पहले तो ये होता था, मतलब उसको रास्ता दे दो और वो पूरा जो एकड़ है, 1 कनाल है, 2 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल, जितना भी उसको पानी एक साइड से शुरू होता है दूसरी साइड तक जाते तक उसी एक साइड से जा रहा था। तो उससे क्या होता है, जो शुरू वाली एंट्री है उसका पानी उसको बहुत ज्यादा मिल जाता है, उसको टाइम भी मिल जाता है, और एंड वाले को पानी नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो शुरू में खड़ी फसल है उसको भी नुकसान होता है, ज्यादा पानी बाद हो जाता है। सो पानी का इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसको मल्टी रूट से पानी मिले, उसका लेवल बराबर हो। दूसरे नंबर पे उसका ऐसा तरीकाकार हो कि पानी थोड़ा भी जाए तो उस पौधे को मिल जाए और जो उसकी जरूरत है वो पूरी हो जाए, तो पानी की यहाँ पे भी मिकदार बचाई जा सकती है। तीसरे नंबर पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें सबसे पहले ड्राफ्ट रेजिलियंट क्रॉप्स, यानी कि जो जमीन के कटाव से बचने की जो फसलें हैं उनको इनहेंस किया जाए, डेवलपिंग एंड यूजिंग क्रॉप वैरायटीज दैट कैन थ्राइव इन एरिड कंडीशन। दूसरे नंबर पे इसका जो तरीकेकार है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स है, कि जमीन का जो एक लेवल है, जमीन की जो क्वालिटी है जो फसल पैदा करने के लिए होनी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए कंजर्व करने की जरूरत है। इंप्लॉइंग कंट्रोल फार्मिंग एंड टेरेसिंग टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन ड्यूरिंग हैवी रेन, यानी कि आप उसके बंद वगैरह बांधें और उसकी जो है वो इस तरह से पानी जो बारिश ज्यादा हो जाए तो पानी जो है वो बारिश का पानी जमीन को बहा ले जाए, जरखेज जमीन को। इससे बेहतर है कि उसके किनारे अगर बड़े हों, पानी रुक जाए, ऊपर से पानी बह जाएगा तो वो इतनी जमीन को, जरखेज जमीन को नहीं लेके जाएगा जितना कि वो डायरेक्टली एक फ्लो में बहकर जमीन को ले जाता है। सो ये है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। इसके साथ साथ इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन है, यानी कि जो जिस इकोसिस्टम में एक जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, पौधे मौजूद हैं, जंगलात मौजूद हैं, ये एक इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन है। जिस तरह का आपके पास इकोसिस्टम पहले मौजूद था उसको एक तो रिस्टोर करके वेटलैंड रिस्टोरेशन की कोशिश करें। वेटलैंड रिस्टोरेशन का मतलब है कि बजाय इसके खाली जमीन हो, वहां पर दरख्त हो, वहां पर घास वगैरह हो, वहां पर ऐसी जड़ी बूटियां हों जो अल्टीमेटली पानी को सस्टेन कर ले और पानी जमीन जो है वो नम रहे, इसलिए इसको कहते हैं वेटलैंड। और इसको बेहतर करें, रिस्टोर करें, जहां पे खाली जमीनें हैं, जहां पर फसलें आप नहीं उगा रहे, वहां पर कोई ना कोई पौधे और इस तरह से जो है वो दरख्त वगैरह लगाए जाए जो कि पूरी जमीन को फिर नम रखने की कोशिश करें और पानी का एक लेवल ऊपर लेके आए। प्रिजर्विंग वेटलैंड्स टू बफर अगेंस्ट फ्लडिंग्स एंड प्रोवाइड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। सो इससे क्या है कि वाइल्ड लाइफ आती है, वहां पर हशरात रहना शुरू कर देते हैं, वहां पर जानदार रहना शुरू कर देते हैं, पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये बफर जोन प्रोवाइड करते हैं फ्लड के लिए। ऐसे पानी आगे बह नहीं जाता बल्कि पानी वहां पे रुकता है, और ये जो पौधे होते हैं, ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, पानी पीती हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं। सो जो पानी का एक बहाव का एक वो तेजी होती है उसको रोक लेता है, ये अल्टीमेटली एक बैरियर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा समुद्री हयात को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा होगी वो समुद्री पानी के साथ अब्जॉर्ब होकर उसको नुकसान करेगी, सो इसको भी रिड्यूस करने की जरूरत है। जो समुद्री इकोसिस्टम है उसको भी बचाने की जरूरत है। रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड मैनेजिंग फिशरीज टू प्रोटेक्ट रीफ्स एंड शील्ड कोस्ट लाइन फ्रॉम स्टॉर्म्स। इसके साथ है कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन, यानी कि जो हमारे रहने वाले लोग हैं, हमारी आबादियां हैं, उनको इस तरह से करें कि वो भी ऑटोमेटिकली एक अडेप्ट हो जाए, उस माहौल के मुताबिक रहना वो सीख जाएं। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें पहले नंबर पे है कि जहां पर कोई फ्लड का चांस है, हरिकेन है, या इसके अलावा तेज बारिशों का एक जो है वो एक आ रहा है, तो अभी मौसमियात के जरिए से पता चल जाता है, महकमा मौसमियात के जरिए से। तो ये है कि जी अल्टीमेटली उससे बंदा अवेयर हो जाता है और कोई ना कोई अपने रेमिडियल एक्शन या कोई भी प्रिकॉशन ले लेता है। इसको हम कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंप्लीमेंटिंग सिस्टम्स टू अलर्ट कम्युनिटीज अबाउट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इसके साथ साथ है डिजास्टर की कोई अगर प्रिपरेशन करवा दी जाए, लोगों को उनको ट्रेनिंग करवा दी जाए कि अगर कोई इस तरह का फ्लड का या फिर कोई जलजला आता है तो कैसे यंग लोग जो है वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहले करने वाले कौन से काम होते हैं, बजाय अंधाधुंध मूव करने के तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए। सो जो ऐसे इलाके जो वल्नरेबल है बारिश के हवाले से, तूफान के हवाले से, सिलाब के हवाले से, जलजले के हवाले से, सो उनको ट्रेन करने की जरूरत है वहां पे यंग लोगों को। इक्विपिंग वल्नरेबल पॉपुलेशंस with knowledge and resources to respond effectively to climate related disasters.
नंबर 6 पे है पब्लिक हेल्थ मेजर्स के लोगों की सेहत का भैया हमने ख्याल करना। उसके लिए सबसे पहले हीट वेव एक्शन प्लान्स के जब गर्मी होती है तो हमारे पास प्लान मौजूद हो, ऐसी जगह है मौजूद हो जहाँ पे कूलिंग सेंटर्स हो, एस्टैब्लिशिंग कूलिंग सेंटर्स एंड हेल्थ एडवाइजरीज टू प्रिवेंट हीट रिलेटेड इलनेस। इसके साथ साथ वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू विच आर एक्सेसरबेटेड बाय चेंजिंग क्लाइमेट। यानी कि जब डेंगू और मलेरिया के होते तो मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जाएं, वहां पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को एहतियाती तदाबीर के लिए बताया जाए। सो ये है जी मुख्तलिफ प्रोग्राम जिससे डिजीजेस से बचा जा सकता है। ये है अल्टीमेटली अडेप्टेशन की मेथडोलॉजीज। अब हम इनको अगर इंटीग्रेट कर लें मिटिगेशन और अडेप्टेशन को तो इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। सबसे पहले है क्या चीज, वाइल mitigating and adaptation are distinct. Integrating both strategies ensure a comprehensive approach to combating climate change. इसके लिए क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो अर्बन प्लानिंग कि अपने शहरों की आबादकारी को प्लान के मुताबिक लेकर चलें। सबसे पहले क्या है डेवलपिंग ग्रीन सिटीज, यानी पहले उनके जो ग्रीन सिटीज बनाए जहां पर घरों के साथ घरों के दरमियान में रोड के साथ ग्रीन सिटीज यानी कि ग्रीनरी मौजूद हो दैट रिड्यूस इमिशन। ये एक मेथड है कि आप इमिशन का एक सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक इस्तेमाल है वो होता है। सो ये रिड्यूस एमिशंस ये है मिटिगेशन का एक पहलू कि अल्टीमेटली आपने जो जंगलात काट कर आबादकारी करते हैं तो आबादकारी करें लेकिन जंगलात उससे डबल कर लें। सो ये मिटिगेशन का एक पहलू। वाइल इनकॉर्पोरेटिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स ऐसी बनाए, ग्रीन जो है वो उनकी सिस्टम ऐसा बनाए बिल्डिंग स्ट्रांग हो और हीट के दौरान में उनकी जो एक टेम्परेचर है वो कम हो। सो ये कौन सी स्ट्रेटेजी अडेप्टेशन। सो हमने क्या है एक ही आबादकारी में या शहर को सही तरीके से प्लान करें, उनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अच्छा करें, उनकी ग्रीन स्पेसेस दें तो दोनों मेथडोलॉजी अडाप्ट हो जाती है। मिटिगेशन की भी स्ट्रेटेजी अडाप्ट हो जाती है और अडेप्टेशन का तरीकाकार भी। इसके बाद है एग्रो फॉरेस्ट्री, कंबाइनिंग ट्रीज एंड क्रॉप्स ऑन फार्मल टू सिक्वेस्टर कार्बन। यानी कि आप इस तरह से करें कि फसलों को और दरख्तों को इकट्ठा लेके चलें जिससे मिटिगेशन होगी और प्रोटेक्ट अगेंस्ट सॉइल इरोजन। जब आप दरख्त लगाएंगे सिर्फ फसलों के ऊपर इन्हिसार करेंगे तो इरोजन होती है, जब आप दरख्त भी लगाएंगे तो सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाती है। तो अडेप्टेशन की मेथोडोलॉजी भी। सो ये अर्बन प्लानिंग और एफोरेस्ट्री जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ये हमारे वो मेथड है जिससे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं मिटिगेशन और अडेप्टेशन को। सो चैलेंजेस क्या है जब हम ये सारा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, मसाइल क्या है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट कि लोगों के पास बाकी इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लें और तीसरे नंबर पे प्रोविंशियल लेवल पे देख लें, गवर्नमेंट लेवल पे देख लें, कंट्री लेवल पे देख लें, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं। और शायद यहाँ पे मेंशन ना हो लेकिन रिसोर्सेज की अवेलेबल होने के साथ साथ करप्शन का बहुत है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो फंड्स अच्छे पर्पज के लिए आते हैं वो कहीं और इस्तेमाल हो जाते हैं। सो ये बड़ा एक मसला है। डेवलपिंग नेशंस ऑफन लैक रिसोर्सेज फॉर लार्ज स्केल मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो सियासतदान है उनकी ये ख्वाहिश ही नहीं है कि वो लोगों के भले का काम करे, वो अपने ही मामलात में चले हुए, अपनी सियासी जिंदगी को एक प्रोलॉन्ग करने के लिए, सियासी एक कैरियर के प्रोलॉन्ग करने के लिए वो एक पूरा जत्था बना हुआ है। डिलेड एक्शंस ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अंडरमाइन प्रोग्रेस। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को जो एडवांस कंट्रीज हैं वो मैयत ले सकते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज उसको इंप्लीमेंट करने में उनको मसाइल होता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल गैप मौजूद है। एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज इज लिमिटेड इन मैनी रीजन। इसके साथ साथ इक्विटी के इश्यूज है। वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफन फेस इक्विटी, यहां से मुराद बराबरी है, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपनी बिल्डिंग्स, घर और इस तरह से सिस्टम लेके चलते हैं, उनको अल्टीमेटली कोई भी मसला नहीं होता। लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है ऑफन फेस द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। उनका एक छोटा सा घर होता है, छोटी सी आगे बालकनी होती है, दरवाजा होता है, छोटी छोटी दीवारें होती है, बारिश होगी, गर्मी होगी, जो भी होगी डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट करेगी। जबकि बड़े बड़े जो महल्लात जैसे महल्लात में घरों में रहते हैं उनको तो कोई मसला नहीं। सो इक्विटी का भी इशू है। कोई जो एक पुरअसाइश जिंदगी जी रहे हैं उनको इन मसाइल का इतना इदराक ही नहीं होता, इसलिए वो इस बारे में सीरियस ही नहीं होते कि हमें इन चैलेंज से निपटने के लिए क्या तदाबीर करने की जरूरत है। सो कंक्लूड करें अपने टॉपिक को, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज आर क्रूशियल कंपोनेंट्स, यानी दोनों बहुत जरूरी पहलू हैं और ये स्ट्रेटजी ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एंड बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट इट्स इम्पैक्ट। यानी कि एक तो ग्रीन हाउसेज की जो एमिशन है उसको हमने कम करना है, दूसरा उसके इम्पैक्ट को कम करना है। सोसाइटीज कैन सेफगार्ड इकोसिस्टम
इससे सोसाइटीज जो मिलकर इकोसिस्टम को बेहतर कर सकती है, इकोनॉमीज को बेहतर कर सकती है, इंसानी वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। कलेक्टिव एफर्ट्स सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन का बहुत किरदार है, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास मैन पावर भी है, उन्होंने वो तरीक़ाकार या इम्प्लीमेंटेशन चीजें की हुई हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो इनहेंस करें कि मुख्तलिफ इस तरह के प्रोजेक्ट जो उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया है, यहाँ पे भी लोगों को प्रोटेक्ट दिया जाए। आर इसेंशियल टू एड्रेस द मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस जो है वो मल्टीफेसेटेड है, उनके मुख्तलिफ रुख हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। सो पोज बाय क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले इन नुकसानात को मिलकर कोई एक फर्द नहीं कर सकता, कोई एक मुल्क नहीं कर सकता, ये सारी दुनिया का मामला है। सो दुनिया में जो आगे चल रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, जो पीछे रह गए उनकी सपोर्ट करने की जरूरत है। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और फाइनली आपको इनवाइट भी करते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें मुख्तलिफ कैरियर्स अपॉर्चुनिटी के साथ। और आप इसके लिए अब हमारी वेबसाइट www.sdgsam.com इस पे विजिट करें और रजिस्टर करें, और मुख्तलिफ हमारे जो विंग्स हैं, फंक्शंस हैं, उसके मुताबिक जहाँ पे भी आपको एरिया सूट करता है आप हमारा टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह हाफिज।